ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। पहले तो हमें इस चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हाईएस्ट जुडिशरी है इंडिया की। हिस्ट्री देख लेते हैं। इस्टेब्लिश करा गया था 1774 में कलकत्ता में बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू बाय वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो 4 जजेस उस टाइम पे होते थे। ठीक है, और उनमें से एक होता था चीफ जस्टिस। तो पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जस्टिस एलिज़ेम्फे पहले चीफ जस्टिस थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उसको रीनेम करा गया एज अ फेडरल कोर्ट और शिफ्ट करा गया कोलकाता से दिल्ली। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को दिल्ली शिफ्ट हो गया कलकत्ता से, और उसे फिर से रीनेम करा गया 26 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर ऑफ इंडिया में फेडरल कोर्ट कर दिया गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया 26 जनवरी 1950 में। और पहली बार फंक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट में 28 जनवरी 1950 नए भवन में शिफ्ट हुआ। ठीक है, 2 दिन बाद ही फंक्शंस भी शुरू हो गया। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का। हाईएस्ट जुडिशरी है, इस्टेब्लिश पता ही चल गया हमें 26 जनवरी 1950 और फर्स्ट सिटिंग 28 जनवरी को 1950। पहले चीफ जस्टिस जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो है हमारे इस बार के, वो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ बोल लो उन्हें। और उनके फादर भी 6ठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो कि जस्टिस रिटायर YV चंद्रचूड़। ठीक है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, 7 years 139 days के। ठीक है, फैक्चुअल थी ये चीज़ें, फैक्चुअल नॉलेज है, इतनी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट करते हैं। लोकेशन न्यू दिल्ली है, जहाँ उनकी परमानेंट सिटिंग है और डिस्क्राइब है आर्टिकल 130 में। ठीक है, जो दिल्ली में बैठते हैं वो वो डिस्क्राइब है आर्टिकल 130 में, याद रखना आर्टिकल 130 में। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इनके शुरू होते हैं 124 से लेकर 147 तक। पहला बात करते हैं 124, 124 आर्टिकल बोलता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। देखो अभी हम 150 के नीचे चल रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट आ गया ना 150 के नीचे, याद रखना। पहला आर्टिकल है 124 जो कि बात करता है देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट। 124 क्लॉज 3 क्वालिफिकेशन बताता है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो कम से कम एज अ जज एक से अधिक हाई कोर्टों में सर्व करी हो मिनिमम 5 years के लिए, या एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए, या प्रेसिडेंट के आंखों में एक बहुत अच्छे जज रहे हैं, चाटुकार। हाँ, सिंपल भाषा में, हिंदी भाषा में बात करें तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। 124 क्लॉज 1 स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है। 34 जजेस का अभी है एट प्रेजेंट, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अदर जजेस होते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नंबर घटा और बढ़ा सकती है। ठीक है, सो नंबर ऑफ जजेस के 124 क्लॉज 6 ओथ के बारे में बताते हैं कि जितने भी एवरी जज विल टेक ओथ बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहले ही वो लोग ओथ ले लेते हैं। ठीक है, जिसको भी अपॉइंट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। याद रखना, किसी भी जज को अपॉइंट करना हो तो प्रेसिडेंट करते, बोलते हैं ना लोग कि जज को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन वो उनके बिहाफ पे करा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू। 100 तभी तो अब आप एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि इसमें बहुत ज़्यादा, जो हम बोलते हैं ना कि नेपोटिज्म सिर्फ इसमें ही है, इसमें बहुत ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट में सबसे बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है। लोग गौर नहीं करते, मतलब मुश्किल से 4-5 फैमिली ही ऐसे हैं जिनका फैमिली के लोग जो है ना चीफ जस्टिस बनते हैं। हाँ, चीफ जस्टिस का जजेस भी सारे वही बनते हैं, सेशन के या डिस्ट्रिक्ट के या हाई कोर्ट के, वो फैमिली के चल रहा है वो। ठीक है, इन्होंने ऐसा सर्कल बना रखा है, लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि अलग है ना, चीज़ें अलग है। लोग उतना सोचते ही नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं, अब जो साले पढ़े ही नहीं वो क्या सोचेंगे, वो लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म है इसमें। ठीक है, अब 125 सैलरी और पेंशन के बारे में। ठीक है, सैलरी और पेंशन जो भी है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। ठीक है, सैलरी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पेंशन भी। लेकिन अगर मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करूँगा तो सैलरी तो स्टेट से आती है, लेकिन पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। इसका दोनों एक ही जगह से आता है। 124 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 टर्म बताता है कि 65 साल की एज तक ही टर्म है। 124 क्लॉज 2 क्लॉज सब क्लॉज ए रेजिग्नेशन बताता है, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन कर देंगे।
124 क्लॉज फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और यूएसए से अडॉप्ट करा गया था ये, ठीक है। ग्राउंड ऑफ किन किन बेसिस पे, ग्राउंड ऑफ रिमूवल के बेसिस पे, अगर वो प्रूव्ड होगा मिस बिहेवियर इन कैपेसिटी और दे आर रिमूव थ्रू जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जिसके अंदर इसकी इस इंक्वायरी एक्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जज, और एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेंगे, ठीक है। उनके जो इंक्वायरी कमेटी होती है उनके थ्रू ही किसी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता है, ठीक है। अब ज्यूरिडिक्शन की बात करेंगे कि जजेस के अंडर कैसे कैसे आते हैं। तो ज्यूरिडिक्शन ऐसे समझ लो कि एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एडवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये सारे ज्यूरिडिक्शन होते हैं, ये सारा उनका एरिया होता है। जैसे पहले मैं बात करूँ तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 131, ठीक है। आर्टिकल 131 में ये बोला गया है कि ये एक्सक्लूसिव पावर है सुप्रीम कोर्ट की। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एक्सक्लूसिव पावर है, कुछ वर्ड्स पे मैं फोकस दे रहा हूँ, याद रखना कि एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब असीमित, असीमित नहीं बोल सकते एक्सक्लूसिव पावर को, मतलब उसके ऊपर कोई और पावर नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। शायद कुछ ऐसा ही होता है, सर्वोच्च शक्ति है ना वो, एक्सक्लूसिव वही होगा, सर्वोच्च। विशिष्ट शक्ति, ठीक है, स्पेशल पावर जो भी है, ठीक है। एक्सक्लूसिव पावर है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। कौन सी पावर? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, आर्टिकल 131, ठीक है। इसमें क्या होता है, केसेस जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ऐसे केसेस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और वो कौन कौन से केसेस हो गए, मान लो सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट, ठीक है। एग्जाम्पल कर्नाटका, तेलंगाना, सेंटर स्टेट का, दो अलग अलग स्टेट का, ठीक है। तो एग्जाम्पल अभी पंजाब हरियाणा ले लो, पंजाब हिमाचल ले लो, ठीक है। और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ले लो, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो ऐसे समझ सकते हो कि इन सब चीज़ों में जो भी कभी डिस्प्यूट होगा, या मान लो कि सेंटर और स्टेट के बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट आ गया, तो ये सब ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएंगे, कवर होता सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंडर आता है। या स्टेट जो आपने बात करा तेलंगाना और ये, ठीक है। तो ये सारा किसके अंदर आता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। अपीलेट जुरिडिक्शन, अपील करना, कोई अपील कर दिया, ठीक है। आर्टिकल 134, 31 से 3 प्लस कर दो, 134, ये हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है इंडिया की सुप्रीम कोर्ट हमारी, एक्सेप्ट केसेस रिलेटेड टू डेथ पनिशमेंट। डेथ पनिशमेंट छोड़कर के सब कुछ कर सकता है, सब। अगर आप अपील करोगे डेथ पनिशमेंट को छोड़कर, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में है, अगर आप किसी चीज़ में अपील करोगे तो हाईएस्ट अपील अथॉरिटी है, ठीक है। फिर आता रिवाइजरी जुरिडिक्शन, आर्टिकल 137, मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसके पास पावर है कि वो अपने पहले डिसीजन को रिवाइज कर सकती है, ठीक है, अपने पहले डिसीजन को रिवाइज कर सकती है। एडवाइजरी 143, बार बता चुका हूँ कि एडवाइस ओनली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे सकती है, लेकिन उस पर बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट को, मानना ना मानना प्रेसिडेंट के ऊपर, लेकिन उसे बाइंडिंग करती है, ठीक है। आर्टिकल 143, रेट हमने पढ़ते हैं, आर्टिकल 32 रेट पता ही है हमें, ठीक है। HMPCQ, फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है ना, वो सब राइटिंग में होता है, ठीक है, वो सब राइटिंग में होता है, और वो सब कोर्टों के लिए बाइंडिंग होता है। अगर नहीं मानेगा तो कान पे चाटा मारेगा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा, ठीक है। इट कैन पनिश एनी इंडिविजुअल फॉर इट्स कंटेम्प्ट, सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट उन्हें पनिश कर सकता है, ठीक है, इफ वी डू नॉट रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। अब आता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, हमने पढ़ लिया 143, आर्टिकल 143 होता है कि प्रेसिडेंट डिमांड 2 कैटेगरीज। प्रेसिडेंट भी सिर्फ, देखो, सुप्रीम कोर्ट भी एडवाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ 2 ही केसेस में कर सकता है, यानी कि
चाय पानी पियोगे तो हमारी वजह से पियोगे, नहीं। सिर्फ 2 ही केसेस में प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट पे। वो 2 केसेस कौन कौन से हैं? मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो लॉ क्वेश्चन ऑफ किसी लॉ से रिलेटेड हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो, तो वो एडवाइस ले सकता है। ठीक है, कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, टेरिटरी एग्रीमेंट को रिलेटेड हो गया, तो उसके ये 2 केसेस के रिलेटेड प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना भी कर सकता है ये देने में कि भाई मेरी मर्जी, मैं नहीं दे रहा तेरे को, मेरा मन नहीं है। और ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंड भी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर दे भी देगा तो प्रेसिडेंट बोलेगा चलो चल भाग यहाँ से, मेरे को नहीं पसंद आया। मतलब वो मानेगा ही, ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो अब आता है फिर अब आता है जुडिशियल रिव्यू। ये टर्म मेंशन नहीं है हमारे संविधान में। हाँ, जुडिशियल रिव्यू, हाँ, ये टर्म मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक, मतलब ये है ना हमारे प्रोविजन में ना कहीं कहीं ऐसे समझ लो कि समझा रखा है। जैसे आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 क्या है हमारा? इक्वालिटी। इक्वलिटी तो 14 शुरू होती है। 12 क्या है हमारा? 12 और 36 तो आपको ऐसे याद हो जाने चाहिए। डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट 12, आर्टिकल डीपीएसपी में 36 भी हुई, डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। स्टेट मतलब राज्य, वो राज्य वाला राज्य यूनियन की की बात चल इंडिया रहा की है। बात चल रही है। स्टेट मतलब इंडिया, बस स्टेट में डेफिनेशन क्या क्या दे रखी है दोनों में अलग अलग। कि डीपीएसपी में स्टेट एज अ इंडिया बता रहे हैं, इंडिया की परिभाषा बता रहे हैं डीपीएसपी में। लेकिन हम लोग अगर उसमें आ जाए आर्टिकल 12 में, तो स्टेट में डेफिनेशन स्टेट में बता रहे हैं अथॉरिटीज़ के बारे में, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के बारे में, म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, ऑर्गन्स के बारे में, वो सब के बारे में बता रहे हैं। तो क्या उसमें स्पेसिफाई है? दोनों में अलग अलग स्पेसिफाई है। लेकिन 12 और 36 आपको याद रखना चाहिए। 13 कि अगर आप कोई ऐसा लॉ आता है जो संविधान को वायलेट कर रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वायलेट हो सकता है। ठीक है, तो वो भी जुडिशियल रिव्यू को बताता है कि आप जुडिशियल रिव्यू भी उस पर कर सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू और डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाबिलिटी भी बोलते हैं आर्टिकल 13 को। तो ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा इसे। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। मैं भी कई बार रिवीजन कर रहा हूँ, बहुत बार कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को आंखों के सामने, अभी मैं आपको देख रहा हूँ ना, तो मैं आपको नहीं देख रहा, वो किताब चल रही है, ये मेरी पिछले चल रही है, पेजें चल रही है मेरी आंखों के सामने, इसलिए आपको करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, आर्टिकल 32 रिट्स, फंडामेंटल राइट। 131 से 136 आपका यही सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स आते हैं। 143 में स्पेसिफाई कर रखा है, 143 हमारा प्रेसिडेंट वाला होता है, उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। 226, 246, 256 ये सब हाई कोर्ट के आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारा क्या है उसका सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। ठीक है, यहाँ हम ख़त्म करते हैं सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट साथ नहीं कर लो। हाँ, हाई कोर्ट भी साथ में करना। हाई कोर्ट मैंने ऐसे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ मैं, सब कुछ सेम ही, हाई कोर्ट का भी हिसाब किताब सेम ही है। लेकिन हाई कोर्ट में बस ये चीज़ याद रखो कि मैंने एक तो बताया कि उनका जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कंसिडर करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंट करता है गवर्नर। अपॉइंटमेंट यहाँ से याद रखो। ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, और आर्टिकल 214 से लेकर 223 तक होता है। आप देखो 150 प्लस हो गया ना, हाई कोर्ट 150 प्लस हो गया, तो ऐसी चीज़ें याद रखना। ठीक है, और एक चीफ जस्टिस ऑफ होता है और बाकी सारे अदर जजेस होते हैं उसमें। ठीक है, और कैसे वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। लास्ट जो बना है वो अमरावती में बना हुआ है, आंध्र प्रदेश कैपिटल। ठीक है, और क्या चीज़ याद कर सकते हो कि जो सैलरी और अलाउंसेस है वो आपको जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है और स्टेट से आता है, लेकिन पेंशन जो है इंडिया से जाता है। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, इनका ज्यूरिसडिक्शन वही है जो उनका है। रिट्स का आर्टिकल याद रखना, 226 रिट्स सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स आर्टिकल 226 के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। क्या पत्र देगा राष्ट्रपति को? हाँ, त्याग पत्र और राष्ट्रपति को देगा। शक्तियाँ तो सेम है, शक्ति सब कुछ सेम है, सब कुछ।
ठीक होगी है। खत्म। हाँ देखो, क्षेत्राधिकार भी वही सब सेम है जो हमने अभी बात कर ली है उसके लिए भी, ठीक है। वास्तविक, रिट, अपील, जो भी लिखा है, पर्यवेक्षण का ठीक है, क्षेत्राधिकार। और लास्ट वाला वो, ठीक है, सब वही है। तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करनी है या छोड़ दें कि स्टेट लेजिस्लेटर काउंसिल, स्टेट काउंसिल मतलब विधान परिषद 169 और असेंबली 170। पढ़ लेते हैं, थोड़ा छोटा ही तो है। पढ़ तो रखा ही है हमने काउंसिल परमानेंट होती है, वो डिसॉल्व हो सकती है, उसमें चीफ मिनिस्टर होता है, इसमें ये सब चीज़ें हो रही होती है। 1/3 ऑफ मेंबर हर 2 साल के रिटायर हो रहे होते हैं। उसमें भी स्टेट काउंसिल में भी काउंसिल में तो हाँ सेम होता है, मतलब हर 6 साल में। राज्यसभा की तरह। हाँ से, और 6 ही, अरे पैर मत घिसो ना, वो लग रहा है। 6 राज्य हमारे ऐसे हैं जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये हमारे कुछ है, ठीक है। और क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, और कंपोजिशन देख सकते हैं जो, और पार्लियामेंट के याद रखना, काउंसिल के पास एक और पावर है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्रिएट और अबॉलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऑन द एडवाइस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। विधानसभा के एडवाइस पे जो संसद है वो काउंसिल को बना भी सकती है और ख़त्म भी कर सकती है, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में पता ही है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो भी होते हैं इनके, ठीक है, काउंसिल्स के, उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है, ठीक है। और याद रखना असेंबली में, विधान सभा में कोई भी जॉइंट सेटिंग का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। और विधानसभा ओवरराइड नहीं कर सकती काउंसिल को, ठीक है, काउंसिल को ओवरराइड नहीं सकती। अगर काउंसिल ने बिल को पास कर दिया फॉर सेकंड टाइम, ऑन दी अदर हैंड लोकसभा कैन नॉट ओवरराइड राज्यसभा, ठीक है। ऐसी लोकसभा भी राज्यसभा को ओवरराइड नहीं कर सकती, ठीक है। प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर 194 और 195 में है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब जो इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड होता है, मतलब मान लो कोई अगर पावर में है तो अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो वो सब चीज़ें इसमें, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में बात करेंगे तो जो हम लोग जैसे 1/3 ऑफ द मेंबर हम लोग चुनते हैं अलग अलग फील्ड से, तो 1/3 इलेक्टेड नॉमिनेटेड बाय गवर्नर होते हैं, 1/12 ग्रेजुएट्स को चुना जाता है, 1/12 टीचर्स में से चुना जाता है, ठीक है। तो और इलेक्शन ऑफ स्टेट काउंसिल जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो अब वहाँ पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन। अभी नहीं पढ़ना।